इंटरेस्टिंग स्टोरी है, सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा इस स्टोरी में आपको कई सारे नए एडवांस लेवल के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा, और जो इसका ग्रामर का पार्ट है हम उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बहुत आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द ग्रेट रिवॉर्ड। क्या मतलब हुआ? द ग्रेट रिवॉर्ड, रिवॉर्ड का मतलब होता है इनाम, द ग्रेट रिवॉर्ड मतलब एक बड़ा इनाम। तो दोस्तों ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है, और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने, और यदि आपको कोई नया वर्ड या फिर ग्रामर का नया स्ट्रक्चर देखने को मिले तो आप इन्हें नोट भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वंस आ वुल्फ while devouring his prey got a large piece of bone stuck in his throat। क्या मतलब हुआ? Once a wolf, wolf का मतलब था भेड़िया, मतलब एक बार एक भेड़िया while devouring his prey। दोस्तों prey का मतलब होता है शिकार, और ये while का मतलब होता है दौरान, और devour का मतलब होता है किसी चीज़ को जल्दी जल्दी निगलना, भकोसना, उसे डिवोर कहा जाता है। तो क्या मतलब हुआ कि एक बार एक भेड़िया वाइल डिवोरिंग हिज प्रे मतलब अपने शिकार को निगलते समय गॉट आ लार्ज पीस ऑफ बोन। लार्ज पीस ऑफ बोन मतलब एक हड्डी के बड़े जो पीस था, स्टक इन हिज थ्रोट, उसने अपने गले में फंसा लिया। स्टक का मतलब होता है किसी चीज़ का फंस जाना, चिपक जाना, फंसा लिया इन हिज थ्रोट अपने गले में। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? वंस अ वुल्फ वाइल डिवोरिंग हिज प्रे गॉट अ लार्ज पीस ऑफ बोन स्टक इन हिज थ्रोट मतलब एक बार एक भेड़िया अपने शिकार को निगलते समय उसने अपने मतलब एक हड्डी के बड़े पीस को, बड़े टुकड़े को अपने गले में फंसा लिया। चलिए आगे देखिए। He began winning in pain। क्या मतलब हुआ? दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, और ये बिगिन की सेकंड फॉर्म में। बिगिन का मतलब होता है शुरू करना, और ये सेकंड फॉर्म में BEGAN बिगिन। ही बिगेन विनिंग, और विन का मतलब होता है रोना। ही विनिंग पेन, ही विनिंग इन पेन। तो क्या मतलब हुआ? ही बिगेन विनिंग इन पेन मतलब वह दर्द में रोने लगा। द पेन बिकेम अनबेरेबल एंड इट बिकेम ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर हिम टू ब्रीथ। क्या मतलब हुआ? द पेन बिकेम अनबेरेबल। दोस्तों अनबेरेबल को आप नोट कर सकते हैं, ये एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है असहनीय। तो इसका क्या मतलब हुआ? द पेन बिकेम अनबेरेबल मतलब जो दर्द था वो असहनीय हो गया। एंड इट बिकेम ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, और ये लगभग असंभव हो गया फॉर हिम टू ब्रीथ उसके लिए सांस लेना। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि जो दर्द था वो असहनीय हो गया, और उसके लिए ये लगभग नामुमकिन हो गया, असंभव हो गया सांस लेना। चलिए आगे देखिए। He was almost on the verge of death। दोस्तों वर्ज का मतलब होता है कगार। He was almost on the verge of death मतलब वह लगभग मौत की कगार पर, मृत्यु की मौत की कगार पर था। When he fortunately saw a crane passing by। क्या मतलब हुआ? फॉर्चुनेटली एडवर्ब है जिसका मतलब होता है भाग्य से। और दोस्तों ये जो वर्ड है सो, ये सी की सेकंड फॉर्म है। सी मतलब देखना और सो मतलब देखा, और जब हम किसी भी वाक्य में सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म का, तो वो जो वाक्य है वो पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य कहलाता है। तो इसका क्या मतलब हुआ? व्हेन ही इज फॉर्चुनेटली सो जब उसने किस्मत से मतलब भाग्य से देखा, आ क्रेन पासिंग बाय, एक क्रेन मतलब सारस, और पास बाय मतलब गुजरना, जब उसने एक सारस को गुजरते हुए देखा। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि वह जो था वो मौत की कगार पर था जब उसने किस्मत से एक सारस को वहां से गुजरते हुए देखा। चलिए आगे देखिए। दिस क्रिएटेड आ रे ऑफ होप। रे का मतलब होता है किरण, और होप मतलब आशा। तो क्या मतलब हुआ? दिस क्रिएटेड अ रे ऑफ होप मतलब इस चीज ने एक जो आशा की जो किरण थी उसको पैदा किया। एंड ही सैड हाल्टिंगली, हाल्टिंगली एडवर्ब है, आप इसे नोट कर सकते हैं जिसका मतलब होता है रुक रुक कर। एंड ही सैड हाल्टिंगली, और उसने मतलब कि रुक रुक कर कहा। ओ क्रेन मतलब कि सारस, माई डियर फ्रेंड मतलब मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे मित्र,
आई हैव गॉट अ लार्ज पीस ऑफ बोन स्टक इन माई थ्रोट। और दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। जब किसी भी वाक्य में हैज़ या हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य कहलाता है। तो यहाँ जो ये स्टक है ये थर्ड फॉर्म है और यहाँ पर हैव का प्रयोग किया गया है। तो इसका इस लाइन का क्या मतलब हुआ, आई हैव गॉट ए लार्ज पीस ऑफ बोन स्टक इन माई थ्रोट, मतलब कि मेरे गले में हड्डी का एक जो बड़ा टुकड़ा है वो फंस गया है। आई एम डाइंग ऑफ पेन, मतलब कि मैं दर्द में मर रहा हूँ। और दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का वाक्य है। जब आप कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ वाक्य के टेल पर रहा है, रही है, रहे हैं जैसे शब्द आते हैं तो इस तरह का जो वाक्य है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का वाक्य कहलाता है, जहाँ पर इज एम आर का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग ऑफ के रूप में। और यदि सब्जेक्ट आई हो तो आई के साथ एम का प्रयोग किया जाता है और साथ में वर्ब की फोर्थ होम। और डाई का मतलब होता है मरना और ये फोर्थ होम है डाइंग। तो इसका क्या मतलब हुआ, आई एम डाइंग ऑफ पेन, मतलब मैं दर्द से मर रहा हूँ। आई शैल बी एक्सट्रीमली ग्रेटफुल टू यू, एक्सट्रीमली का मतलब है अत्यंत, बहुत अधिक, बहुत ज़्यादा, और ग्रेटफुल मतलब एहसानमंद। आई शेल बी एक्सट्रीमली ग्रेटफुल टू यू मतलब मैं आपका बहुत एहसानमंद होऊंगा। इफ़ यू टेक आउट द बोन एंड सेव माई लाइफ, यदि, और टेक आउट का मतलब निकाल देना, इफ़ यू टेक आउट द बोन, यदि आप हड्डी को निकाल दो, एंड सेव माई लाइफ, और आप मेरे जीवन को बचा दो। तो इसने क्या कहा कि आई शैल बी एक्सट्रीमली ग्रेटफुल टू यू इफ़ यू टेक आउट द बोन एंड सेव माई लाइफ, मतलब मैं आपके लिए, मैं आपका बहुत ही ज़्यादा आभारी, मतलब कि या कह सकते हैं एहसानमंद रहूँगा यदि आप हड्डी को निकाल देते हैं मेरे गले से और मेरे जीवन को बचाते हैं। आई ऑल्सो प्रॉमिस टू रिवॉर्ड यू सुटेबली फॉर योर एक्ट ऑफ काइंडनेस, क्या मतलब हुआ, आई ऑल्सो प्रॉमिस टू, और प्रॉमिस का मतलब होता है वादा करना किसी तरह का, तो और मैं ये भी वादा करता हूँ टू रिवॉर्ड यू सुटेबली, मतलब आपको एक उपयुक्त इनाम देने का, फॉर योर एक्ट ऑफ काइंडनेस, आपके इस दयालु काम के लिए मैं इस चीज़ का वादा करता हूँ कि मैं आपको एक सूटेबल मतलब एक अच्छा एक उपयुक्त इनाम भी दूंगा। चलिए आगे देखिए। और दोस्तों यहाँ पर आप इस चित्र को भी देख सकते हैं कि ये जो सारस है, क्रेन है, वो उस भेड़िए के मुंह में अपनी लंबी चोंच डालकर कोशिश कर रहा है उसमें से हड्डी निकालने की। चलिए अब आगे देखते हैं आगे स्टोरी में क्या होता है। नाउ द क्रेन वॉज इन आ स्ट्रेंज स्टेट ऑफ प्रेडिसमेंट, क्या मतलब हुआ इस लाइन का, स्ट्रेंज का मतलब एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है अजीब, और प्रेडिसमेंट का मतलब स्थिति। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, नाउ द क्रेन वॉज इन अ स्ट्रेंज स्टेट ऑफ प्रेडिसमेंट, मतलब कि अब ये जो सारस था वो एक अजीब स्थिति के अंदर था, एक अजीब सी स्थिति में था। शी कुड रियलाइज द प्लाइट ऑफ द वुल्फ, और दोस्तों रियलाइज का मतलब होता है किसी चीज़ का एहसास होना, पता लगना, बोध होना। तो क्या मतलब हुआ, शी कुड रियलाइज मतलब वो महसूस कर सकती थी द प्लाइट ऑफ द वुल्फ, और प्लाइट मतलब दुर्दशा, द प्लाइट ऑफ द वुल्फ मतलब भेड़िए की दुर्दशा को। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, शी कुड रियलाइज द प्लाइट ऑफ द वुल्फ, मतलब वह वुल्फ की, भेड़िए की पीड़ा को या उसकी दुर्दशा को वो महसूस कर सकती थी। बट लेकिन एट द सेम टाइम शी वॉज ऑल्सो अवेयर ऑफ द रिस्क अहेड, और इस लाइन का क्या मतलब हुआ, बट एट द सेम टाइम मतलब और साथ के साथ मतलब उसी समय, शी वॉज ऑल्सो अवेयर, वो इस बात को भी जानती थी, उस चीज़ से वो अवगत थी, जानती थी, ऑफ द रिस्क मतलब जोखिम के बारे में, अहेड जो आगे होगा। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, वो जो ये जो सारस था वो अजीब सी स्थिति में था, और वो उसकी जो पीड़ा थी जो उस भेड़िए की उसको वो महसूस कर सकता था, जो उसकी दुर्दशा थी, जो उसकी दशा थी। लेकिन उसके साथ साथ उसे इस चीज़ का भी एहसास था, उसे ये भी चीज़ पता थी, अवेयर थी मतलब अवगत थी कि जो उसके आगे जो रिस्क हो सकता है, उसकी जान बचाने का जो जोखिम हो सकता है वो भी उसे पता था। चलिए आगे देखिए। शी न्यू वह जानती थी, हर हैस्टी एक्शन, और दोस्तों हैस्टी का मतलब होता है जल्दबाजी में लिया हुआ कामों से हैस्टी एक्शन कहा जाता है। तो उसका क्या मतलब हुआ, शी न्यू वह जानती थी, हर हैस्टी एक्शन कुड पुट हर लाइफ इनटू ग्रेव जियोपार्डी, और ग्रेव का मतलब होता है गंभीर और जियोपार्डी मतलब मुसीबत। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, हर हैस्टी एक्शन कुड पुट हर लाइफ इनटू ग्रेव जियोपार्डी, मतलब वह जानती थी उसका जो ये जल्दबाजी वाला जो काम है, मतलब जो जल्दी में लिया गया जो निर्णय है, एक्शन है, वो उसे एक गंभीर मुसीबत में डाल सकता था। बट लेकिन हर कॉन्शियंस डिड नॉट अलाउ हर टू लीव द वुल्फ टू डाई इन पेन, क्या मतलब हुआ दोस्तों, आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं। कॉन्शियंस का मतलब होता है आत्म, किसी व्यक्ति की अंतरात्मा। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ,
बट हर कॉन्शियंस डिड नॉट अलाउ हर, लेकिन जो उसकी अंतरात्मा थी, डिड नॉट अलाउ हर, उसने उसको अनुमति नहीं दी, टू लीव द वुल्फ, उस भेड़िए को छोड़ने की, टू डाई इन पेन, मतलब कि दर्द में मरने के लिए छोड़ने की उसने अनुमति नहीं दी। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, बट हर कॉन्शियंस डिड नॉट अलाउ हर टू लीव द वुल्फ टू डाई इन पेन, लेकिन जो उसकी जो अंतरात्मा थी उसने उसे अलाउ नहीं किया, अनुमति नहीं दी उस भेड़िए को मरता हुआ, दर्द में मरता हुआ छोड़ने की। चलिए आगे देखिए। एट लास्ट द क्रेन पिटेड द वुल्फ एंड यूजिंग हर लॉन्ग बीक, क्या मतलब हुआ, पिटेड का मतलब होता है दया आना किसी पर, और ये सेकंड फॉर्म है। एट लास्ट द क्रेन पिटेड द वुल्फ, मतलब आखिर में, मतलब अंततः या आखिर में जो क्रेन था, सारस थी, पिटेड द वुल्फ, उसको वुल्फ पर मतलब कि भेड़िए पर दया आ गई, एंड यूजिंग हर लॉन्ग बीक, बीक मतलब चोंच, और यूजिंग हर लॉन्ग बीक, और अपनी लंबी चोंच का इस्तेमाल करते हुए, टुक आउट द बोन, उसने टेक आउट की सेकंड फॉर्म में टुक आउट, निकाल दिया, टुक आउट द बोन, उस हड्डी को निकाल दिया। द वुल्फ गॉट इमीडिएट रिलीफ, इमीडिएट का मतलब होता है तुरंत, तो क्या मतलब हुआ, द वुल्फ गॉट इमीडिएट रिलीफ, और वो जो वुल्फ था, भेड़िया था, उसे तुरंत राहत मिल गई, रिलीफ मिल गया। नाउ अब द क्रेन रिमाइंडेड द वुल्फ ऑफ हिज प्रॉमिस, और रिमाइंड का मतलब होता है किसी को याद दिलाना, और ये सेकंड फॉर्म है, तो क्या मतलब हुआ, अब नाउ द क्रेन रिमाइंडेड द वुल्फ, अब ये जो सारस था उसने भेड़िए को याद दिलाया ऑफ हिज प्रॉमिस, अपने वादे के बारे में। चलिए आगे देखिए, आगे क्या होता है। द वुल्फ वेरी शेमलेसली रिटॉर्टेड एंड सेड, और शेमलेसली एडवर्ब है जिसका मतलब होता है बेशर्मी से, निर्लजता से, और दोस्तों रिटोर्ट का मतलब होता है किसी को कड़ा जवाब देना, तो उसका क्या मतलब हुआ, द वुल्फ वेरी शेमलेसली रिटोर्टेड, मतलब ये जो वुल्फ था, भेड़िया था, उसने बहुत बेशर्मी से, निर्लजता से उसने जवाब दिया, एंड सैड, और कहा, टू द क्रेन, सारस से कहा, यू फुलिश बर्ड, मतलब कि तुम मूर्ख पक्षी, यू डेयर आस्क फॉर अ रिवॉर्ड, मतलब कि आपकी हिम्मत कैसे हुई, या मतलब आपने साहस कैसे किया, आस्क फॉर ए रिवॉर्ड, इनाम मांगने का, इज नॉट इट रिवॉर्ड इनफ टू हैव स्पेयर्ड योर लाइफ, और स्पेयर का मतलब होता है छोड़ देना, बख्श देना, तो उसने क्या कहा, इज नॉट इट रिवॉर्ड इनफ, मतलब क्या ये इनाम काफ़ी नहीं है, टू हैव स्पेयर्ड योर लाइफ, आपके जीवन को छोड़ देना, आपके जीवन को बख्श देना, क्या ये इनाम काफ़ी नहीं है। आफ्टर यू पुट योर हेड इन माई माउथ, मतलब कि आपके द्वारा आपका जो सर था उसको डालने रखने के बाद, इन माई माउथ, मेरे मुंह में। चलिए आगे देखिए। आई कुड हैव क्लैम्ड माई जोज, और क्लैम का मतलब होता है जकड़ लेना, और ये सेकंड फॉर्म है। आई कुड हैव क्लैम्ड माई जोज, मतलब मैं अपने जबड़ों को जकड़ सकता था, शट विद योर हेड, और आपके मतलब कि बंद कर सकता था, शट विद योर हेड, तुम्हारे सर के साथ, इन माई माउथ, अपने मुंह के अंदर, एंड बिड यू फेयरवेल फ्रॉम दिस वर्ल्ड, और बिड फेयरवेल का मतलब होता है किसी को विदाई देना, एंड बिड यू फेयरवेल, और आपको विदाई दे सकता था, फ्रॉम दिस वर्ल्ड, इस दुनिया से, इस संसार से। चलिए आगे देखिए। सेइंग दिस, ऐसा कहते हुए, द वुल्फ वेंट अवे, जो वुल्फ था, भेड़िया था, वो आगे चला गया। चलिए दोस्तों, अब इस कहानी का जो मॉरल है वो भी देख लेते हैं। इस कहानी का क्या मॉरल है। आफ्टर हेल्पिंग समवन इन डेंजर, इफ यू डोंट गेट एनी थैंक्स, थैंक योर स्टार्स फॉर कमिंग टू नो हार्म, क्या मतलब वो, आफ्टर हेल्पिंग समवन इन डेंजर, मतलब कि किसी की मदद करने के बाद, जो इन डेंजर, मतलब आफ्टर हेल्पिंग समवन इन डेंजर, मतलब किसी की मदद करने के बाद जो खतरे में हो, इफ़ यू डोंट गेट एनी थैंक्स, यदि आपको कोई भी धन्यवाद ना मिले, थैंक योर स्टार्स फॉर योर कमिंग टू नो हार्म, मतलब कि अपने स्टार्स को, अपने सितारों को धन्यवाद कहिए, फॉर कमिंग टू नो हार्म, किसी भी तरह की हानि ना मिलने की वजह से। तो दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि इस कहानी का मॉरल ये है कि यदि आपने किसी व्यक्ति की मदद की है और वो व्यक्ति खतरे में, और उसकी मदद करने के बाद उसने आपको कोई इनाम नहीं दिया, और आपको कोई हार्म नहीं हुआ, हानि नहीं हुई, तो आपको इस चीज़ के लिए भी थैंकफुल होना चाहिए। तो दोस्तों ये आज की एक बहुत छोटी सी कहानी थी, और मैंने पूरी कोशिश की आपको हर वर्ड की मीनिंग बताने की। यदि आपको कहानी अच्छी लगी और मेरा पढ़ाने का प्रयास भी अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और दोस्तों कई बार मैं देखता हूं कि आप लोग वीडियोस तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो दोस्तों ये भी अच्छी बात नहीं है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है और आपको ऐसा लगता है कि मेरे वीडियोस के माध्यम से आपको सीखते हैं, तो ये रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।